अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। हमने अक्सर देखा है कि कुछ दिनों में जैसे ही दर्द और खून आने में फर्क आता है तो लोग बदपरहेजी शुरू कर देते हैं, जैसे कि तला हुआ खाना, नॉनवेज, अल्कोहल आदि। इन सभी का प्रयोग इलाज के दौरान वर्जित है। ये कुछ दिनों का परहेज आपको पूरी तरह ठीक होने में सहयोगी रहेगा। इलाज के दौरान पानी अधिक मात्रा में लें और साथ ही साथ फाइबरस खाना जैसे फल, फ्रूट और सलाद आपको ठीक होने में सहयोग देंगे। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। लंबे से लंबी बीमारी का एकमात्र इलाज पाइल्स स्टॉपर। मैं मोहम्मद सुलेमान अंसारी हूँ। मेरा गारमेंट का बिजनेस है और इसी सिलसिले में मुझे बहुत घूमना पड़ता है। वैसे तो बचपन से ही मुझे लजीज और स्वादिष्ट खाने का बहुत शौक रहा है, वो भी मुगलई कबाब और बिरयानी। लेकिन 1 साल पहले मुझे पाइल्स यानी बवासीर की बीमारी ने बुरी तरह जकड़ लिया। मैंने कई तरह के घरेलू उपाय किए पर कुछ फायदा नहीं हुआ। इसका असर मेरे बिजनेस पर पड़ने लगा। तब रह रहकर मेरे मन में ख्याल आता था कि बिरयानी और मटन गोश्त खाने का सपना तो बस साथ ही जाएगा। लेकिन तभी मेरे दोस्त नूर गुलजेर ने मुझे पाइल्स स्टॉपर के बारे में बताया। जी हाँ दोस्तों, पाइल्स स्टॉपर लगाएं, आपके दुख, दर्द और पीड़ा पर स्टॉप। देर न करें, अभी ऑर्डर करें। जब मैंने जिम स्टार्ट किया तभी मेरे पेट में प्रॉब्लम होने लगी थी। कभी कभी तो टॉयलेट में से खून भी आता था, पर मैंने चीजों को इग्नोर किया। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं ज्यादा वेट उठाने से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही मुझे। अब मैं ट्रेनर से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन गया था और मेरी तकलीफें भी बढ़ रही थी, और अब तो गुदा के बाहर मेरे टिश्यू भी बढ़ रहे थे, और ये टॉयलेट की समस्या मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। धीरे धीरे मेरा बैठना और एक्सरसाइज करना ही नामुमकिन सा हो गया था, और मेरे डाइट का भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। 3 महीने बाद तो मेरी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी थी। मैं हार कर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने मुझे सर्जरी की सलाह दी और 2 महीने का आराम भी। अब मुझे लगा कि मेरी पूरी मेहनत बेकार होगी। ऐसे में मैंने पाइल्स स्टॉपर का ऐड देखा और बिना देरी किए मैंने ऑर्डर किया। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया। तो देर न करें, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर अपने दुखों पर लगाएं फुल स्टॉप विद पाइल्स स्टॉपर। लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। तो सुना आपने, लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। लकवा का मूल कारण आयुर्वेद में हमारे दिमाग के अंदर की ज्ञानेंद्रियों में विस्फोट को माना गया है। मुख्य रूप से लकवा को कोशिकाओं से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को ज्ञानेंद्रियों से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को वायु रोग माना जाता है। और कैसे होता है लकवा? हमारे दिमाग का बायां भाग हमारे दाएं भाग को नियंत्रित करता है शरीर के, और हमारे दिमाग का जो दायां भाग है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। नियंत्रण करने वाली कोशिकाएं जब विचारों के दबाव में, हाई ब्लड प्रेशर के कारण टूटने लगती हैं, तो वे कोशिकाएं शरीर के जिस भाग को नियंत्रित करती हैं वो भाग काम करना बंद कर देता है। इसी को हम मूल रूप से लकवा का नाम देते हैं। ऐसी दशा में क्या रहता है कि अगर आपके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाओं में विस्फोट हुआ तो आपके हाथ पैर चलना, इस हिस्से के जो है हाथ चलना या पाँव चलना बंद हो जाएंगे। आप ठीक से न चल फिर सकेंगे, न उठ बैठ सकेंगे, कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे प्रभावी औषधि है नवजीवन रस। नमस्कार, मैं हूं ललित। शाम के 5 बज चुके हैं। सबसे पहले रूबरू कराते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। दिन भर की सियासी हलचल से लेकर देश विदेश की वो सभी बड़ी खबरें जिनसे आपका सरोकार है। तो अप्रैल में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, जिस तरह से यह खबर आ रही है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आपका लोकसभा चुनाव प्लान, यानी कि उन्होंने कहा है कि 15 से 20 राज्यों में उनके उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। दूसरी तरफ शरद पवार ने कहा है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। और एक और जो सबसे बड़ी खबर है, सबकी निगाहें इस खबर पर हैं।
नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहेंगे बाबा रामदेव के मंच से, क्योंकि बाबा रामदेव ने जिस तरह से कहा है कि वो नरेंद्र मोदी को समर्थन तो देंगे, लेकिन कुछ शर्तें उन्होंने रखी हैं। क्या वो शर्तें, उस पर क्या जवाब देंगे नरेंद्र मोदी? हालांकि वो ताल कटोरा स्टेडियम पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर बाद वो एड्रेस भी करेंगे। और एक और बड़ी खबर पर निगाह हमारी रहेगी, अखिलेश का अल्पसंख्यक का जो कार्ड उन्होंने खेला है उस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी, इस खबर पर भी नजर रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह खबर आ रही है कि अप्रैल में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, ऐसी खबर है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में सियासी उबाल है। इसी बीच खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो अप्रैल के दूसरे हफ्ते से चुनाव शुरू हो सकते हैं। ये चुनाव 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से लेखानुदान पेश करते हुए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। शुरुआती चरणों में चुनाव वहां होंगे जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं और जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है। गौरतलब है कि 2009 का आम चुनाव 5 फेजेज में हुआ था। यह चुनाव 16 अप्रैल से 13 मई के बीच हुए थे। लोकसभा चुनाव की आहट अप्रैल में से चुनाव की तारीख करीब तय हो जाएगी। इस महाकुंभ के लिए कितने तैयार हैं राजनेता, इस पर चैनल 1 के संवाददाता आसिफ ने तमाम राजनीतिक दलों से बात की। अब हम सब लोगों को लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई पड़ने लगी है, क्योंकि अब सब लोग तैयारियों में जुट गए हैं। अब ये माना भी जा रहा है कि चुनाव आयोग भी अपनी पूरी तैयारी मुस्तैदी से करने को आतुर दिख रहा है और कह चुका है कि 16 अप्रैल के बाद कभी भी चुनाव के मैदान में लोग कूद सकते हैं। मतलब ये कि उससे पहले चुनाव की घोषणा हो जाएगी। चुनावी आहट हो और हम राजनीतिक दलों की बात न करें, भला कैसे हो सकता है। तो आज हम तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव को। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अफजल अब्बास साहब हैं जेडीयू से, बीजेपी से सूरज चौहान जी हैं, कांग्रेस से जगदीश शर्मा जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से संजय सराफ जी हैं। हम सभी लोगों से बारी बारी मुखातिब होंगे, सभी से जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है। सबसे पहले बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि इस बार इसके लिए सबसे आसान राहें हैं। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की बैसाखी के जरिए आप लोग बदरनी पार कर लेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय हो रहे हैं और जिस प्रकार से हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनावों में जनाधार मिला है, 67% सीटों पे हम लोगों को जनाधार मिला है, हम लोगों को जनता ने जिताया है। और जिस प्रकार से देश में भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है, निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है। तो कांग्रेस से पूछ रहे थे कि हवा की क्या तैयारी है। आपके युवराज को अब माना जा रहा है, लगभग तय हो चुका है कि राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे, तो आपके लिए कितनी आसान है ये? देखिए, राहुल गांधी, सबसे पहले तुम बता देना चाहता हूं, वो कांग्रेस पार्टी के हमारे बड़े नेता हैं और उनको सत्ता का कोई लोभ नहीं है। वो समय की बात है कि अगर हमारी पार्टी जीत गए तो 100% राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। वो इस लायक भी हैं और देश के बारे में सोचते भी हैं। और हवा की रही बात, जो मेरे भाई कह रहे हैं, हम हवा में उड़ते हैं, हम जमीन से जुड़े लोग हैं। हम अपने दम पे चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। जमीन से जुड़े हुए की बात हो रही है तो जमीन की बात कर ले, बिहार में जमीनी हकीकत की बात कर ले। जेडीयू, आपके नीतीश कुमार जी भी माना जा रहा है कि वो भी प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल हो जाएंगे। उनकी भी जमीन बड़ी पुख्ता हो गई है, बहुत ताकतवर है। कभी नीतीश जी ने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूँ, और जहां तक आप लोग के माध्यम से भी कभी ये नजर नहीं आया। वो तो है कि हर 2 बड़ी पार्टियां, इस 2 बड़ी पार्टी का जो भी नेता होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। राजस्थान बिहार के जनता की बात है, बिहार में जेडीयू की बात है। जेडीयू अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और जमीनी सतह तक उसका संगठन है, सरकार में हम है और 8 साल 9 साल से हम हुकूमत चला रहे हैं, सुशासन के साथ चला रहे हैं और हम लड़ेंगे, अच्छी तरह से रिजल्ट देंगे। अपना अच्छी तरह से रिजल्ट देंगे। आपके नेता कहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ वो एक गोलबंद करना चाहते हैं लोगों को। क्या लगता है कि इस बार मुकाबला सांप्रदायिक शक्ति वर्सेस गैर सांप्रदायिक है? देखिए, जो अभी आप बीजेपी के साथी के साथ कह रहे हैं, नजर तो वहीं पर है। जब आप सांप्रदायिक की बात करें, पहले तो अनडेमोक्रेटिक तरीके से बीजेपी काम कर रही है। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पहले नहीं फेंका जा रहा है।
ये मैं खुलकर कह रहा हूं, मीडिया के माध्यम से आज बोल रहा हूं, आज तक कहीं ये पूरा अनडेमोक्रेटिक तरीके से बोला जा रहा है, उसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन खोलकर देखे, जब भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनता है, लीडर ऑफ द हाउस बनता है, वो जीतने के बाद निकाला जाता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है, कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कहीं पर ऐसा नहीं हुआ है, आप क्या कहेंगे? पहले भी ऐसा हुआ है, पहले से प्रधानमंत्री घोषित किए गए हैं, उनके नाम पर चुनाव लड़े गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है, और संगठन ने निश्चित किया है। संगठन नाम लेकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आप भी तैयारी में है प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी? मैंने देखो कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस का इतिहास रहा है। मैं फिर एक बात कह रहे हैं, तो हमने भी प्रधानमंत्री बात ही नहीं करी है। हम सेवा करने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के लेकिन कांग्रेस भी कर रही है, आप सिर्फ देखिए, नहीं बीजेपी के अभी आप कांग्रेस आ रहे इसलिए कांग्रेस का नो ऐसी कोई बात नहीं है। आज जिस दिन कांग्रेस भी अपना ऐसे बोले कि ये हमारा प्रधानमंत्री है, इनके लिए भी हम ऐसी बात करेंगे। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, जो आपके पार्टी के नेता तो हमेशा सिर्फ कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस ऐसा नहीं बोल रही है ना। कांग्रेस अगर आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, पूरी दुनिया को पता है, इलेक्टेड है, लीडर ऑफ द हाउस है, प्राइम मिनिस्टर है, वो तो खुला है। अभी तो हम नहीं कह रहे हैं, अगर ये लोग हवा कह रहे हैं पानी। 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के जरिए उम्मीदवार बना दिया गया था और उनके जरिए चुनाव लड़ा गया था। उस वक्त क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया गया? देखिए, ये व्यक्तित्व के साथ चुनाव लड़ना अलग बात है। आज घोषणा करना कि भी अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा, मैं समझता हूँ शायद कांग्रेस ने तो किया नहीं था। राष्ट्र वाली बात है कि बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जिस तरह से फोबिया बना हुआ है, मोदी फोबिया, मोदी का जो हवा बनाया जा रहा है कि मोदी साहब आएंगे, ये सिर्फ आप लोगों की देन है। ये बहस ऐसे ही बदस्तूर जारी रहने वाली है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता है और कोई एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होने वाला है, क्योंकि साफ तौर पे ये यही कहते हैं कि मेरा दामन उसकी दामन से ज्यादा साफ है। लेकिन कितने दागदार हैं, इसका फैसला जनता करती है कि किसका दामन उसे पसंद आया और किसका दामन दागदार नजर आया। इसलिए लोकसभा चुनाव की आहट इन नेताओं की गूंज के साथ शुरू हो चुकी है। कैमरामैन सतीश और सहयोगी मयंक के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया गया। बैठक के बाद आपने लोकसभा चुनावों की अपनी रणनीति का ऐलान कर दिया। आप लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी देश भर में व्यापक सदस्यता अभियान शुरू करेगी। आपका मिशन 2014 आपने किया। लोकसभा चुनाव का ऐलान 15-20 राज्यों में उतारेगी उम्मीदवार। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद आपने लोकसभा चुनावों की अपनी रणनीति का बिगुल बजा दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आपके मीडिया प्रमुख बनाए गए योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी पार्टी देश के 15 से 20 राज्यों में लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी हरियाणा की सभी 10 लोकसभा और 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी देश भर में मैं भी आम आदमी के नाम से व्यापक सदस्यता अभियान शुरू करेगी, जिसके लिए कोई सदस्यता राशि भी नहीं ली जाएगी। पार्टी 10 जनवरी से 26 जनवरी तक चलन वाले इस अभियान में पार्टी देश भर के लोगों को आपसे जुड़ने के लिए आमंत्रित करेगी। इसके साथ ही राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी। हमने पाया कि इतना बड़ी संख्या में जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, उसमें एक बॉटलनेक बन गई है, एक दुविधा आ गई है कि हमारा 10 रुपए का देने का तरीका था कि आप पार्टी के मेंबर बनते हैं तो आपको 10 रुपया देना पड़ता है। उसकी अकाउंटिंग, उसका मैकेनिज्म एक बड़ी समस्या बन रही थी। रसीद बढ़िया खत्म हो रही थी। देश के इलाकों में लोग कह रहे थे कि हम कैसे करें। तो पार्टी ने इस ड्राइव, इस अभियान के दौरान उसको भी सस्पेंड कर दिया है, यानी कि कोई फीस नहीं ली जाएगी। फीस की व्यवस्था और उस सब की वजह से काफी दिक्कत हो रही थी। तो 10 तारीख से लेके 26 जनवरी तक पार्टी पूरे देश में मैं भी आम आदमी अभियान चलाएगी, जिसमें हम लाखों लाख लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो आए और पार्टी के सदस्यता ग्रहण करें। योगेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी 15 से 20 जनवरी तक लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। इसके बाद जैसे जैसे उम्मीदवारों के नाम सामने आते जाएंगे, वैसे वैसे पार्टी अन्य सूची भी जारी करेगी। उम्मीदवारों के चयन के बारे में योगेंद्र यादव ने कहा कि देश भर से सदस्यता लोकसभा उम्मीदवारी के लिए अर्जी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र आपकी वेबसाइट पर मौजूद हैं और उन्हें ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। आपकी चुनाव प्रचार समिति लोकसभा चुनाव में की रणनीति तय करने के लिए पार्टी ने चुनाव प्रचार समिति बनाई है।
फिलहाल इस समिति में 3 लोग योगेंद्र यादव, संजय सिंह और पंकज गुप्ता शामिल होंगे। मार्च में जारी होगा घोषणा पत्र। योगेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर ही लोकसभा चुनाव में उतरेगी और उनका मकसद लोकसभा में अच्छे लोगों को भेजना है। भ्रष्टाचार और महंगाई पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली आप ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की और दिल्ली में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी ने आखिरकार अपना बड़ा इरादा जाहिर कर दिया है। आप अब लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और बड़ी संख्या में लोग आपसे जुड़ रहे हैं। देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी की ये तैयारी लोकसभा चुनाव में क्या तस्वीर पेश करती है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। इसी खबर पर हमारे संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन के जरिए। प्रीत, अब लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है उसकी निगाहें अब आने वाले लोकसभा चुनावों पर हैं। जी बिल्कुल, आम आदमी की पार्टी की निगाहें लोकसभा चुनाव पर है। दिल्ली में सिर्फ 6 दिन हुए सरकार बनाए और उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम लोकसभा चुनाव में अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरने जा रहे हैं। खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकते आम आदमी पार्टी के सदस्य कि कहां से आम आदमी पार्टी को समर्थन मिल रहा है। और देश के हर राज्य में जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हर राज्य में जो है लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। मुख्य तौर पे हरियाणा में, अभी महाराष्ट्र में, अभी आंध्र प्रदेश में अभी जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसको देखते हुए वहाँ विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव दोनों की तैयारी है, जोर शोर पे चल रही है। अभी 10 जनवरी से मैं हूँ आम आदमी एक कैंपेन चलाया जाएगा आम आदमी पार्टी के जरिए गोपाल राय की अध्यक्षता में, और उसमें जो है आम जनता को जो है इस पार्टी से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट्स को कहाँ से उतारा जाएगा, ये जो है 2 दिवसीय एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक हुई, उसमें ये सारी चीजें जो है डिसाइड की गई। और प्रीत, जिस तरह से उन्होंने सदस्यता की एक जो लिस्ट जारी की है कि एक सदस्यता अभियान जारी किया जाएगा, इसके जरिए आम आदमी पार्टी ये भी नब्ज टटोलने की कोशिश करेगी पब्लिक की कि पब्लिक उनके कितने साथ है, कितने फेवर में है, और उसी को एक स्ट्रेटजी बनाकर वो आगे की रणनीति भी तैयार करेगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उसके माध्यम से आम आदमी पार्टी इस बात का आंकलन कर पाएगी कि देश में आम आदमी पार्टी के पक्ष में कितनी जो वेव है, कितनी पॉजिटिव वेव आ रही है, और उस हिसाब से वो जहां से ज्यादा सदस्यता होगी उस हिसाब से उस एरिया में अपने उम्मीदवार को उतारने की स्ट्रैटेजी बनाएगी, प्लानिंग बनाएगी। लोकल लोगों से मैनिफेस्टो के बारे में राय लेगी कि क्या कुछ रखा जाए लोकसभा में, वहाँ स्थानीय तौर पे वहाँ के मैनिफेस्टो के लिए, वहाँ के घोषणा पत्र में। प्रीत, इस बार भी इस बैठक में कोई इस तरह का फैसला लिया गया है कि वो रायशुमारी करेगी कि हम लोकसभा चुनाव में जाएं या ना जाएं, क्योंकि अक्सर आम आदमी पार्टी ने लोगों की राय जानने की जो एक नया ट्रेंड जो शुरू किया है, क्या वो ये रायशुमारी करेगी? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई बात निकल कर सामने नहीं आई कि लोकसभा चुनाव में जाने से पहले आम जनता की रायशुमारी लेगी। हाँ, जहाँ तक कि पीएम कैंडिडेट की बात है कि अरविंद केजरीवाल को पीएम कैंडिडेट के तौर पे उतारा जाए या ना उतारा जाए, शायद इस बात में आम जनता की रायशुमारी ली जा सकती है, क्योंकि अभी तक तो अरविंद केजरीवाल पीएम का पद निभा रहे हैं और पीएम के पद को जो है फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो पार्टी के मुख्य जो नेता है उनका यही मानना है कि अरविंद के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। मेन जो चेहरा है, बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल का पीएम के तौर पे। जी प्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को खत्म करने और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात दोहराई है। केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पुरानी बातें दोहराई हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चाहे कोई भी हो, वो शीला हो या कांग्रेस के दूसरे नेता या फिर बीजेपी के नेता हो या कोई बड़ा अफसर हो, यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो मैं बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी हमारे को 8 दिन हुए हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। किसी को भी नहीं पूछा जाएगा, मतलब भ्रष्टाचार से समझौते का सवाल ही नहीं उठता। अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं होने वाला। ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, चाहे वो शीला दीक्षित जी ने किया हो, चाहे वो किसी मंत्री ने किया हो, चाहे किसी संतरी ने किया हो, चाहे किसी कांग्रेसी ने किया हो, चाहे बीजेपी वाले ने किया हो, और चाहे हमारा कोई व्यक्ति हमारी पार्टी का या हमारी सरकार में कोई करे। इसके पहले बाबा रामदेव ने चुटकी ली थी। रामदेव ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, अब वो शीला दीक्षित को जेल क्यों नहीं भेजते। जिसके बाद पलटवार करते हुए केजरीवाल ने कहा कि जो रिपोर्ट हमने बनाई थी वो कॉमनवेल्थ घोटाले के दौरान थी। उस रिपोर्ट में कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। उस रिपोर्ट में जिसका नाम है उस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। ये जितने मामले थे, मैं याद दिला दूं स्वामी रामदेव जी को कि 2010 14 नवंबर को वो 370 पेज की रिपोर्ट मैंने ही बनाई थी। वो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं थी, उनको याद। वो कॉमनवेल्थ में हुए घोटालों की सबूत थे, उनकी सबकी जांच करेंगे हम। केजरीवाल के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद नेताओं और अफसरों की हक्की बक्की बंद है। सबको ये डर सताने लगा है कि केजरीवाल ने अगर अपनी बातों पर अमल कर लिया तो कब किसकी गर्दन पर तलवार लटकेगी ये कोई नहीं जानता। फिलहाल एक बात तो साफ है कि आम आदमी का नारा बने केजरीवाल करप्शन पर लगाम लगाकर लोगों को अपने कामों की बदौलत लुभाने के चक्कर में है। दिल्ली से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। इन दिनों बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और मुजफ्फरनगर दंगे की चर्चा खूब हो रही है। मुजफ्फरनगर दंगे की अगर बात करें तो जिस तरह से अखिलेश ने कहा है कि उन तमाम जो अल्पसंख्यक के नेता हैं जिन पर आरोप लगे हैं दंगा भड़काने के, उन पर केसेस वापस लिए जाएंगे और इसके लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रशासन से पत्र भेजकर केस वापस लेने को लेकर राय भी मांगी है। मुजफ्फरनगर दंगा केस वापसी संभव। अल्पसंख्यक नेताओं पर दर्ज केस वापस होगा। सियासी तिकड़मों में फंस गया है मुजफ्फरनगर के दंगों का दर्द। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। अभी तक दंगा पीड़ितों की खराब स्थिति को लेकर सपा अन्य राजनीतिक दलों के निशाने पर थी, लेकिन अब यूपी की अखिलेश सरकार दंगा आरोपियों के सहारे मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक सपा सरकार मुजफ्फरनगर में हुए दंगों से ठीक पहले भड़काऊ भाषण देने के आरोपियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की तैयारी में है। अखिलेश सरकार ने इस संबंध में जिला प्रशासन से राय मांगी है। सपा सरकार ने मुजफ्फरनगर और शामली के जिला अधिकारियों को इस संबंध में एक पत्र लिखा है और केस वापस लेने संबंध रिपोर्ट मांगी है। जिन नेताओं पर उकसाने वाला भाषण देने का आरोप है उनमें बीएसपी सांसद कादिर राणा, विधायक नूर सलीम और मौलाना जमील अहमद, पूर्व कांग्रेस मंत्री सईदुज्जमा और उनके बेटे सलमान सईद, समुदाय के नेता असद जमा, नौशाद कुरैशी, व्यापारी एहसान, वकील सुल्तान मशीर समेत कई लोग शामिल हैं। इन सभी नेताओं पर पुलिस ने धारा 144 तोड़ने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था। यूपी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस बीजेपी ने निशाना साधा है और कहा है कि मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति के लिए
सपा ऐसा कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने के एक अन्य आरोपी और बीजेपी विधायक सुरेश राणा ने सरकार के इस फैसले को उकसाने वाला कदम बताया और कहा कि यूपी सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण प्रदेश में दंगा भड़का था। मुजफ्फरनगर हिंसा में दो गुटों के बीच हुई इस झड़प में करीब 60 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 40,000 लोग बेघर हो गए थे। गौरतलब है कि अखिलेश सरकार इस वोट बैंक को लेकर किए गए मुआवजे के ऐलान और राहत शिविर छोड़ो पॉलिसी पर काफी किरकिरी पहले ही हो चुकी है और अखिलेश सरकार दंगा आरोपियों पर केस वापस लेने में जुट गई है। सवाल ये है अखिलेश बाबू कि अगर दंगा आरोपी निर्दोष हैं, तो फिर दंगों का गुनाहगार कौन है? भारती गुप्ता, चैनल 1 न्यूज। चलिए आपको सीधा ताल कटोरा स्टेडियम लिए चलते हैं। यहां पर नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के आला नेता भी पहुंचे हुए हैं। आइए सीधा वहां पर चलते हैं। और मैंने कामना की थी कि वो प्रधानमंत्री बने, वो मेरी इच्छा पूरी हुई। मैं आज तक नहीं बोला, मेरे छोटे भाई कविताएं लिखते हैं, मनबीर मधुर, गजेंद्र सोलंकी खुलकर श्री नरेंद्र भाई मोदी के समर्थन में कविताएं पढ़ते हैं। मैंने आज तक कविता नहीं पढ़ी, लेकिन पहली बार अपने घर में भारत स्वाभिमान के इस आंगन में मैं अपने हृदय की एक कामना व्यक्त करता हूं कि देश में गुजरात का वो बेटा सरदार पटेल के रूप में हिंदुस्तान को दूसरा प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल को नहीं बना सके थे हम, सरदार पटेल को नहीं बना सके थे हम, नरेंद्र भाई को बनाकर उस गलती को सुधारना चाहते हैं जो हमसे बहुत पहले हो गई थी। मेरे जैसा कवि जिसने 35 साल हिंदुस्तान के हर सिंहासन के स्थायी विपक्ष की भूमिका निभाई है, वो अगर ये भाषा आज बोलने के लिए मजबूर है, तो इसके लिए मैं मजबूर इसलिए हूं कि मेरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नेता ये कहता है कि चाय बेचने वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। कितना दुख हुआ होगा हिंदुस्तान के उन लोगों को जो गरीबी में जीते हैं, वो लोग जिनके आंखों में आंसू हैं, जो लोग भूखे पेट सोते हैं, उनका भाषण सुन के कैसा लगा होगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश बेचने वाले ही प्रधानमंत्री बनेंगे? तो नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी, अरुण जेटली भी यहां पर पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है बस उसका जब नरेंद्र मोदी भाषण देंगे। हालांकि रामदेव ने जब इस मंच पर नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था, उस पर यह भी कहा था कि वो नरेंद्र मोदी को उस वक्त सपोर्ट करेंगे जब वो कुछ मुद्दों पर उनकी सहमति लेंगे। यानी कि मुद्दे ये हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जो बीजेपी की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार हैं, क्या वो काले धन को वापस लाएंगे जो विदेशी बैंकों में जमा है? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ पाएंगे जिस भ्रष्टाचार की वजह से आज ये हालात बने हैं? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।